हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th की प्रश्नावली 4.6 के बारे में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस प्रश्नावली के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेंगे और किस प्रकार से हम इन्हें हल करते हैं। ठीक है, उन सभी बेसिक्स के बारे में हम नॉलेज लेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 4.6 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ ऐसा है कि आपको याद हो आपने 10th क्लास में दो चरों में रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आपने वहाँ पर एक ग्राफीय विधि पढ़ी थी, वहाँ पर एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, एक विलोपन और एक वज्र गुणन विधि के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से दो चरों में रैखिक समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से है कि आव्यूह विधि से दो चर वाले और तीन चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, आव्यूह के व्युत्क्रम की सहायता से रैखिक समीकरणों का हल। यानी कि जो आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में हमने पिछली वीडियोस में अध्ययन किया ना, किस प्रकार से एक आव्यूह जो हमारे पास होता है उसका किस प्रकार से हम व्युत्क्रम निकालते हैं, यहां पर उसी की सहायता से हमें किस प्रकार से रैखिक समीकरणों को हल करना उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम यहां पर पहले एक चीज डाल लेते हैं, यहां पर डालते हैं हम तीन चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, और यहां पर क्या डाल देते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ध्यान से समझना आपको यहां पे। तो तीन चर वाला जो रैखिक समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से होता है, a1x b1y प्लस c1z इक्वल d1, समीकरण एक। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, समीकरण दूसरा। a3x प्लस b2y प्लस c2z थ्री चल रहा है यहाँ पर, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। और दो चर वाला कौन सा होगा, a1x प्लस b1y इक्वल d1, समीकरण एक। a2x प्लस b2y प्लस इक्वल d2। यानी कि तीन चर वाला अगर रैखिक समीकरण होगा तो उसमें हमें तीन समीकरण मिलेंगे। या तो समीकरणों को हम दो गुणे दो कोटि के आव्यूह के थ्रू हल कर सकते हैं या तो तीन गुणे तीन कोटि वाले आव्यूह के थ्रू हल कर सकते हैं। इसलिए जब दो चर वाला रैखिक समीकरण आएंगे तो वहां पर दो ही समीकरण मिलेंगे और तीन चर वाला आएगा तो वहां पर तीन समीकरण होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक पार्ट निकलता a बराबर, एकदम इजी, a1 b1 c1। देखो a1 b1 c1, इसके बाद a2 b2 c2, a2 b2 c2, इसके बाद a3 b3 c3, a3 b3 और c3। एक्चुअली यहां पर जो x y z है ये तीन चर हैं, a1 b1 c1 d1, ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a बराबर हमारा निकल आया। इसके बाद x बराबर जो निकलता हमारा, तीन चर है ना, तो तीन चर x y z। और b बराबर क्या होता है हमारा, d1 d2 d3, d1 d2 और d3। ठीक है, और दो चर वाले को निकालेंगे तो a1 b1 a2 b2, ये किसका मान हो गया, ये a इक्वल हो गया। इसके बाद जो x निकलता है वो x और y, और b इक्वल जो होता है
वो D1 और D2। क्लियर? तो एक इस प्रकार से निकलता, x क्या होता है, b क्या होता है, यहां पर लिखवा दिए 3-4 वाले में, और 2-4 वाले में a क्या होता है, x क्या होता है, b क्या होता है, ये सारा कुछ आपके सामने लिख दिया। अब समीकरणों को अगर हल करना तो यानी कि x y z का मान निकालना है। ठीक है, तो हल करने का तरीका क्या है कि जो होता है a x इक्वल b, यदि हम a वाले पार्ट का और x वाले पार्ट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे b के बराबर निकलता है, और ये रियल फैक्ट निकलता है आपस में। ठीक है, और हमें हमने क्या लिखा, आव्यूह के व्युत्क्रम की सहायता से, यानी कि इसके a इनवर्स का प्रयोग होना चाहिए अगर दोनों ओर हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? और जब मल्टीप्लाई होगा तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इक्वल a इनवर्स b, यानी कि इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ i। और i का वैसे कोई लॉजिक नहीं होता है, जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही मान होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम हल करते हैं इनवर्स की सहायता से, चाहे वो 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह बन रहा हो, चाहे वो 2 गुणे 2 कोटि का, यानी कि 3 कोटि का कब बनेगा, जब 3-4 होंगे, और 2 कोटि का कब बनेगा, जब 2-4 होंगे। और हल कैसे करना है, ये जो सूत्र है इस प्रकार से हमें a निकालना है, इस प्रकार से x निकालना है, इस प्रकार से b निकालना है, और इसमें x a इनवर्स और b का मान रख के कंपैरिजन करके आव्यूह में आप x y z का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात निकलती है कि एक जो आव्यूह को हम हल करते हैं, इनवर्स निकालते हैं उसका, तो क्या निकलता है, एडजॉइंट a बटे डिटर्मिनेंट्स a। अब यहां पर कुछ कंडीशनें बनती हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट्स a इक्वल अगर 0 आ गया, ठीक है, तब वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा। तब अगर डिटर्मिनेंट्स a इक्वल 0 हो गया, ठीक है, तब वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, अर्थात वह असंगत होगा एवं उसका कोई हल नहीं होगा। बात को समझिए, हमने बोला यदि हमने देखो कंपैरिजन करके a x b हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो x बचा है, यदि इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, चाहे वो 3 वाले कोटि का हो चाहे 2 वाली कोटि के आव्यूह का, अगर उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं और अगर वो 0 आ जाता है, तब आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, ठीक है, अर्थात वह असंगत भी होगा। और ये क्या है हम बताएं आपको, जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, आपने 2 चरों में रैखिक समीकरण की 3 स्थितियां पढ़ी थी। अब सोचिए कौन सी, एक तो प्रतिच्छेद वाली, एक तो संपाती वाली, एक समांतर वाली। प्रतिच्छेद वाली में सोचिए a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। संपाती वाली में a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। समांतर वाली में क्या होता था, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। और हमने एक चीज भी बताया था, संगत असंगत कब होते हैं। 2 समीकरण लिखे हैं, ठीक है, इनको हमने हल किया, इनके एक्स वाई के मान निकल आए, यानी कि संगत, और इनको हल कर रहा है एक्स वाई के मान ही नहीं निकल रहा है, यानी कि असंगत। अब भाई संगत किस स्थिति में होंगे, जब संपाती, क्योंकि संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। प्रतिच्छेद में कोई भी समीकरण को हल करते हैं तो एक्स वाई का मान निकलता है, यानी कि एक हल निकलता है। और समांतर में क्या होती है, जब 2 रेखाएं जाती हैं तो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कोई हल नहीं, यानी कि असंगत।
यानी कि अगर समीकरणों को हल करते हैं, हल करने में एक्स वाई की वैल्यू निकले, चाहे वो 1 निकले, 2 निकले, अनंत कुछ भी निकले, यानी कि संगत, और यदि उसका कोई हल ना निकले तो असंगत। अब भाई डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल अगर 0 हो गया तो भाई यहाँ पे रखेंगे इनफाइनाइट, कोई हल ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल 0 आ गया यानी कि असंगत और कोई हल भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, यदि डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल 0, तब यह व्युत्क्रमणीय होगा एवं वह संगत भी होगा। बस हमें संगत असंगत इसलिए बताना था, और संगत होगा अर्थात इसका हल संभव है। अतः इसका हल संभव है। ठीक है, बात क्लियर। यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल यदि 0 आता है तब आप व्युत्क्रमणीय होगा, यानी कि यार जब 0 नहीं होगा तो हल निकलेगा, कुछ हल निकलेगा, और जब हल निकलेगा यानी कि संगत होगा, और जब संगत होगा तो इसका हल संभव है। बात क्लियर। तो आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं वो आपने पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम प्रश्नावली में इंटर होते हैं, तो प्रश्नावली में सबसे पहले लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। सबसे पहला वाला अगर देखते हैं तो x प्लस 2y इक्वल 2, 2x प्लस 3y बराबर 3। अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया आपको। इंट्रोडक्शन पार्ट में संगत असंगत के लिए हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, डिटर्मिनेंट्स ए की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए निकालते हैं। तो ये कितना निकलेगा, x का गुणांक 1, y का 2, x का 2, y का 3। डिटर्मिनेंट्स ए निकालते हैं 3, 2 दूनी 4 और घटाते ही हैं माइनस का a। चूंकि डिटर्मिनेंट्स a डज नॉट इक्वल 0, अतः ऐसा लिख दो, समीकरण निकाय संगत है। अगर 0 आता तो असंगत हो जाता। ऐसे ही देखो दूसरे वाले को देख लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, इसका भी a बराबर निकालते हैं। ठीक है, a बराबर क्या होगा, x का गुणांक 2, y का माइनस 1। ठीक है, x का गुणांक 1 और y का भी 1। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, आपस में मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 और माइनस का चिन्ह आता ही है, 2 माइनस माइनस प्लस का 1 डज नॉट इक्वल 0। यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए का मान क्या निकाला हमने, कुल मिला के 3 निकाला, और 3 डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, चूंकि डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल 0, अतः समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, क्योंकि इसका मान भी क्या निकला, जो हमने a निकाला उसका डिटर्मिनेंट्स a डज नॉट इक्वल 0, यानी कि ये भी क्या है, संगत है। तीसरा आप स्वयं से कीजिए। ठीक है, और हमेशा एक बात हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को स्वयं से हल करना सीखिए। जब आपको नहीं बने आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, और यदि कोचिंग नहीं पढ़ते हैं तो बात अलग है, आप पढ़ सकते हैं क्लासेस, और बराबर पढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बशर्ते आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए अपने, क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद चौथे को देखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 2, ax प्लस by प्लस
ए एक्स प्लस ए वाई, सॉरी ए एक्स प्लस ए वाई प्लस का 2az इक्वल 4। ठीक है, इसका भी क्या करते हैं, चौथे नंबर वाले का हम डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए पहले नंबर तो a फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर 1, y का भी 1, z का भी 1, x का 2, y का 3, z का 2। अब x का यहाँ पर a है, y का भी a है और z का 2a है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। पहली पंक्ति की सहायता से 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है, फिर माइनस करके 1 ले लेंगे। ठीक है, पूरा स्तंभ, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 है और ये 2 है। ठीक है, और प्लस का 1, ये 1 लिया तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ दी, ये 2 2 है, ये 3 है। ठीक है, यानी कि ये कितना बचेगा, 4a माइनस ये 2a और ये कितना बचेगा, माइनस का a। ठीक है, अब 4a माइनस का 2a माइनस का a, यानी कि 4a माइनस का 3a इक्वल कितना हो जाएगा, a, यानी कि डज नॉट इक्वल 0। चूंकि डिटर्मिनेंट्स a डज नॉट इक्वल 0, अतः समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, अब यार ये तो अभी तक जितने हमने निकाले संगत ही निकले, जो 0 आ जाएगा बराबर में वो असंगत हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर देखते हैं, 3x माइनस वाई माइनस का 2z इक्वल टू 2y माइनस का z इक्वल -1, 3x माइनस 5y इक्वल 3। तो a निकालते हैं सबसे पहले, x का गुणांक 3, y का -1, z का -2। x का गुणांक है ही नहीं है यहाँ पर तो 0, y का 2 और z का -1। यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक 3, y का -5 और z है ही नहीं है यहाँ पर तो 0। ठीक है, पहली पंक्ति की सहायता से हल करेंगे तो डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं। तो पहला 3 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0। ठीक है ना, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 माइनस का हो जाएगा और फिर माइनस का चिन्ह आता ही और ये माइनस का बनाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये तो अब हल करना आ ही गया होगा। -1 लेंगे तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, माइनस का चिन्ह आता ही यानी -3 हो जाएगा तो प्लस का -3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब -2 लेंगे तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 और इन दोनों का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि 3 माइनस का 5 1 और ये 3 और ये माइनस का 6, 5 3 15 प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस का 12 यानी -15 प्लस 15 यानी कि 0। ठीक है, चूँकि डिटर्मिनेंट्स a इक्वल 0, अतः समीकरण निकाय संगत नहीं है, बोल सकते असंगत है। ठीक है, क्यों, डिटर्मिनेंट्स a इक्वल 0 निकला, हमने बोला 0 निकलेगा तो समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, ना कोई माथापच्ची है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने 5वें नंबर तक किया, अभी जितने किए थे इसके आगे वाले पहला दूसरा चौथा सभी संगत निकले थे। ठीक है, अब एक कंडीशन निकलती है, यदि असंगत निकला है, हम यहां पर पॉइंट डालते हैं, यदि असंगत निकले, यदि असंगत निकले अर्थात बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स a इक्वल 0, तब क्या करना हमें, एडजॉइंट a इंटू b डज नॉट इक्वल 0। यदि कोई भी आव्यूह यानी कि समीकरण निकाय को हम चेक करते हैं
कि वो असंगत निकला। ठीक है, असंगत वाली कंडीशन पे क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल 0, तब समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ये कंडीशन चेक करना पड़ती है फिर हमें कि यदि असंगत निकल आया तो फिर इतना निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए इंटू बी। आपको पता ही है यार, ए निकल आया तो एडजॉइंट ए कैसे निकालना, वो पिछली वीडियोस में आपने पढ़ लिया। बी वाला पार्ट कौन सा है, बी वाला पार्ट क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन पे लिखवाया ना, बी बराबर होता है 2 - 1 और 3। यानी कि बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ए और इंटू बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे डज नॉट इक्वल 0 आता, तब समीकरण को कोई हल भी नहीं होता। मैं बोला ना, असंगत में समीकरण को कोई हल नहीं होता। और दूसरी बात, यदि संगत निकले अर्थात डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल 0, तब ऐसा बोलते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी का जो मल्टीप्लाई होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। इनका आपस में मल्टीप्लाई क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है, तब समीकरण संगत भी होगा या असंगत होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और संगत वाली स्थिति में क्या, तब समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दो कंडीशन निकल आती हैं। यदि असंगत निकलता है तो हमें ये फाइंड करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, चेक कर लेंगे आप कैसे। एडजॉइंट ए आपने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया कैसे निकाला जाता है। बी वाला पार्ट हमने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पे इसमें बताया कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, एक्स क्या होता है। दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो डज नॉट इक्वल 0 आएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कोई नया अपव्यू आएगा जो डज नॉट इक्वल 0, यानी कि शून्य अंक अपव्यू के बराबर नहीं आएगा। और यदि संगत निकला तो फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी का जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 के बराबर होगा, तब समीकरण संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। जब संगत होगा तो समीकरण के बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनंत भी हल हो सकते हैं और कोई भी हल नहीं हो सकता। दोनों ही कंडीशन बन जाती है, कोई डीपली जाने वाली चीज है नहीं है, इजीली चीज है, आप इसको समझिए। ठीक है, तो इसको आप नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। तो छठे नंबर तक हमने संगत असंगत के बारे में जान लिया। यदि संगत निकलता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और यदि असंगत हमारा निकलता है तो उस स्थिति में हम एडजॉइंट ए इंटू बी का मल्टीप्लाई देखेंगे और वो डज नॉट इक्वल 0 होगा, जो कि हमने नहीं किया था, लेकिन आप स्वयं से उसे कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 7वें नंबर से क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अपव्यय विधि से हल करें। ठीक है, तो 7वें नंबर को देखें हम। 5x + 2y = 4 समीकरण पहला। 7x + 3y = 5 समीकरण दूसरा। सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं, यानी कि 5 2 7 3। इसके बाद b का मान निकालते हैं 4 और 5, और फिर x बराबर लिखते हैं तो x y होता है। ठीक है, हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो x बराबर a इनवर्स b। इस प्रकार से हमने क्या बताया आपको, इंट्रोडक्शन पार्ट पे बताया था हल करना है। x हमारा है, इसकी कोई चिंता नहीं है, b की भी कोई चिंता नहीं है, यानी कि a दिया, a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट a। एडजॉइंट ए में क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को बदल देंगे 3 और 5, इन दोनों के चिन्ह बदल देंगे -2 और -7।
5 3 था, 3 5 हो गया, चिन्ह बदल गया, ठीक है, एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट्स ए भी फाइंड करना पड़ेगा ए इनवर्स के लिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट से कैसे निकलेगा, 5 3 15, 7 दूनी 14, यानी कि ओनली 1। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा हमारा, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। एक का कोई मतलब नहीं है, इसे सीधा सीधा एडजॉइंट ए लिखते हैं। तो 3 -2 -7 और 5, तो इसमें वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है, इसमें। तो x और y, ए इनवर्स हमारा कितना निकला, 3 -2 माइनस का 7 और 5, और b की जगह पे 4 और 5। x और y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 5 दूनी 10, 7 चौको 28 और 5 25। तो कैसे करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब स्तंभ खत्म तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। कितना बचेगा, ये 2 और ये माइनस का 3, तुलना कर देंगे। अतः x के सामने वाला कितना है, 2, x बराबर 2, और y के सामने कितना, माइनस का 3, y बराबर माइनस का 3। और देखिए इस समीकरण को हम जब भी हल करते हैं तो x y के जो मान है उसको सत्यापित भी कर लिया करिए, यानी कि सत्यापन पे क्या होता है कि 100% हमारा आंसर सही चेक हो जाता है। यानी कि पहली इक्वेशन पर रख के देख लो, क्लियर हो जाएगा। x बराबर 2, y की जगह पे -3, 5 दूनी 10 -6 बराबर 4, तो 10 में से 6 गया 4, 4 बराबर 4। यानी कि अब हमने जो x और y के मान निकाले वो 100% हमारे यहाँ सही है, ठीक है। बात समझ में आई कैसे दो कोटि के अपव्यू को हल करते हैं। इसके बाद 8वां देख लेते हैं, 2x - y बराबर माइनस का 2, 3x + 4y बराबर 3, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि 2x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर 3। तो a बराबर सबसे पहले फाइंड करते हैं, 2 -1 3 और 4। b बराबर कितना हो जाएगा, -2 और 3, और x बराबर कितना है हमारा, x और y। फिर वही प्रोसेस, ए इनवर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड कर लें, इन दोनों को बदल दें, 4 और 2, इन दोनों के चिन्ह बदल दें, माइनस का प्लस है, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि हमने 2 4 से 4 2 कर दिया, इसका और इसका आपस में क्या कर दिया, चिन्ह बदल दिया, ये माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट से भी फाइंड करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का 3, यानी 8 माइनस माइनस प्लस का 3, 8 3 11, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट्स का मान 11 है, यानी कि 1/11 हो जाएगा, और एडजॉइंट का मान कितना है, 4 1 -3 और 2, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, x की जगह पे x और y, ठीक है। ए इनवर्स हमारा कितना निकला, 1/11, 11 का मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे, 4 1 -3 और 2, और b की जगह पे कितना है हमारा, -2 और 3। हल करते हैं, 1/11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस का 8 और प्लस का 3, ठीक है, तो 8 प्लस का 3। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा, 1/11, और ये माइनस का 5 क्या आएगा, 12, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं x और y, 11 1/11 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 5/11 और ये 12/11, ठीक है। यानी कि तुलना कर लेंगे तो x बराबर माइनस का 5/11 और y बराबर 12/11, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन करके मान निकाल ली। अब एक बार हम इसका क्या कर लेते हैं, सत्यापन भी कर लेते हैं, ठीक है। सत्यापन करते हैं, तो इसके मान को हम क्या करते हैं, x y के मान रख के देखते हैं, अगर बराबर आ गया तो क्लियर, यानी कि 2 ऐसा डाल लेते हैं। मान को क्लियर करना भी ज़रूरी है, जब हमारे पास ऑप्शन है
तो 2, x की जगह पे -5/11, ठीक है, पहली इक्वेशन पर रखा है, और y की जगह पे 12/11, -10/11, -12/11, ठीक है, हर समान है, ठीक है। तो अंश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 22/11 और 11 से भाग देंगे तो -2, यानी कि बराबर आ गया, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 100% हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो हमने आपको दो कोटि वाले आव्यूहों में एक्स वाई के कैसे मान निकालते हैं वो आपको बता दिया, ठीक है। बकाया दो कोटि वाले आप स्वयं से हल कीजिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो हमने दो कोटि वाले यानी कि दो चर वाले समीकरण युग्मों को हमने हल करना आव्यूह विधि की सहायता से बताया आपको। अब यहाँ पर तीन चर आ गए हैं और तीन चरों को हमें किस प्रकार से आव्यूह विधि से व्युत्क्रम की सहायता से हल करना उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ए फाइंड करते हैं, 2, इसका गुणांक y का 1, z का भी 1, ठीक है, x का 1, y का -2, z का -1। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक ही नहीं है, x है ही नहीं, यानी कि गुणांक 0, y का कितना 3, z का -5, ठीक है। और b बराबर हमारा कितना निकलेगा, 1, 3/2 और 9, ठीक है। और x तो सिंपल होता ही है, यानी कि x y z, ठीक है। अब निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर a इनवर्स इंटू बी, ठीक है, इस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो a निकाला है इसका हम क्या निकाल लें, a इनवर्स, और a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए हमें सेकंड ज्ञात करना पड़ेंगे, यानी कि a11 फाइंड करते हैं तो -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 2 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो -2, 3, -1, -5। अब यार ये सम घात है तो एक ही बचेगा, -+ हो जाएगा, और ये -3 आएगा तो +3, यानी कि इक्वल सीधा 13। a12 लिखेंगे, यानी कि -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। और 1 2 का मतलब है इस 1 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो 1 0 -1 और -5, 1 0 -1 और -5, ये विषम घात हो जाएगी, 1 और 2 3 हो जाएगी, -1 आ जाएगा, ये -5, ठीक है, ये तो 0 हो जाएंगे। अब माइनस क्या हो जाएगा, +5, ठीक है। a13 फाइंड करते हैं, -1 की पावर 1 + 3, 13 का मतलब इस 1 की बात हो रही तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो 1 0 -2 और 3, 1 0 -2 और 3, 1 और 3 4, यानी कि समघात 1 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, इनका 0, यानी कि ओनली 3 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 21 फाइंड करते हैं, -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। 21 का मतलब है इस 1 की बात हो रही है तो पूरा पंक्ति को छोड़ देंगे, पूरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बचेगा कितना, 1 1 3 -5, 1 1 3 -5, ठीक है। 2 और 1 3, यानी कि विषम घात -1, ठीक है। ये -5 और ये -3, -8 और -1, यानी कि +8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 2 फाइंड करते हैं, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। 2 2 की बात करें, यानी कि इस -2 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो लास्ट कॉर्नर वाले अब बचेंगे 2 0 और 1 -5, यानी कि 2 0 1 -5, ठीक है। अब ये 2 2 4, यानी कि समघात हो रही है, और समघात हो रही है यानी कि +1 बचेगा, इनका कितना हो जाएगा गुणांक, -10 और इन दोनों का 0, यानी कि सिर्फ बचेगा -10, ठीक है। और a23 फाइंड करते हैं, -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 का मतलब है इस -1 की बात हो रही है, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, 2 1 0 3, 2 1 0 3, यानी कि -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 विषम घात हो रही है, यानी कि -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, इन दोनों का 0, यानी कि सिर्फ बचेगा -6, ठीक है। इसके बाद 3 1 फाइंड कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 1, 3 1 की मतलब है 0 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो 1 1, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति 1 1 -2 -1,
ठीक है, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि समघात यानी कि प्लस का 1 बचेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 1, इन दोनों का करेंगे -2 और माइनस का चिन्ह रहता है तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि ओनली प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम 3 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 3 + 2। 3 का मतलब है 3 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, 2 1 1 -1 2 1 और 1 -1। ठीक है, 3 2 का मतलब क्या है, 3 की बात हो रही है ना, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, 2 1 1 -1। ठीक है, 3 2 5 यानी कि विषम घात, तो माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3। अब ये 3 लेंगे, -1 की पावर 3 + 3 यानी कि इस -5 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, 2 1 और 1 -2। ठीक है, इसकी बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे, 2 1 1 -2 यानी कि 3 3 6 यानी समघात प्लस का 1 बचेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, इन दोनों का -1 यानी कि क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए बराबर जो निकलता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का परिवर्त क्या निकलेगा, A11 A12 और A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, अब A11 हमारा कितना 13, A12 कितना 5 और A13 कितना 3, 21 कितना 8, 22 कितना -10 और 23 कितना -6, 31 कितना 1, 32 कितना हमारा 3 और 33 कितना -5। ये हमारा निकला है एडजॉइंट। डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं पहली पंक्ति की सहायता से, 2 ले लेंगे। ठीक है, पूरा स्तंभ छोड़ेंगे पूरी पंक्ति, -10 और प्लस का 3 यानी कि प्लस का 13 आ जाएगा। फिर माइनस का 1 लेंगे तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, -5। ठीक है सर, -5 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकाल सकते हैं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ये पूरे स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 और -0। ठीक है, इसका भी हम पूरा थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं, यानी कि एक लिया तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे, -5 और -0। कितना बचेगा, 13 दूनी 26, माइनस प्लस का 5 और प्लस का 3, कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें वैल्यू रखते हैं x y z। अब a इनवर्स हमारा कैसे निकलता है, एडजॉइंट a बटे डिटरमिनेंट से इंटू b। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो x y z बराबर जो वैल्यू निकलेंगे, अब हमारा एडजॉइंट a जो हमारा निकला वो कितना था 13, 8 और 1, 5 माइनस का 10 और 3 माइनस का 6 और माइनस का 5। ठीक है, डिटरमिनेंट्स कितना है 34। b को लिखेंगे तो b हमारा कितना है 1 और 3/2 और 9। ठीक है, 34 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, क्या करते हैं, बेहतर हल कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x y z। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का मल्टीप्लाई 13 के साथ 1/34 तो लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो 13 और 8 का इसके साथ होगा, 2 से कट जाएगा 4 बार और 4 × 3 = 12, प्लस का 12 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इसके साथ होगा तो 5 इसके साथ गुणा होगा तो 2 से कट जाएगा 5 बार, -5 × 3 = 15 और ये 9 × 3 = 27।
तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसके साथ होगा तो 3, इसके साथ होगा तो 2 से कट जाएगा 3 बार, माइनस का 9, ठीक है, और ये 9 पना 45, ठीक है। तो ये ब्लू से लिख रहे हैं, अलग समझ में आएगा आपको। अब ये जुड़ेगा आपस में, 9 2 11, 11 3, 14 की 4, यहाँ से लगी 1 यानी कि 34। अब ये कितना हो जाएगा, 5 घटेगा तो -10 और घटेगा यानी कि प्लस का 17 बच जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा जुड़ के, माइनस का 54 और 3 घट जाएगा तो माइनस का 51, ठीक है, यानी कि x y z। और जब 34 का गुणा हो जाएगा, 34 से 34 एक बार और 17 से कटेगा तो एक बार 1/3, ओ सॉरी 17 दूनी 34, 2 बार 1/2 और ये 17 3 51, 17 दूनी 34, मल्टीप्लाई करेंगे आप यही आएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकल आया 1 और y बराबर निकल आया 1/2 और z बराबर निकल आया माइनस का 3/2, ठीक है। तो सत्यापन भी कर सकते हैं हम क्योंकि 100% श्योर हो जाए आंसर के मामले में। अब 2x की जगह पे 1 प्लस का y की जगह पे 1/2 और z की जगह पे हम कितना रखेंगे माइनस का 3/2। अब ये तो 2 हो गया भाई, हर समान है तो अंश घट जाएंगे यानी कि माइनस का 2/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया एक बार तो 2 - 1 यानी कि ओनली 1, ठीक है। यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, 100% श्योर हो गया कि जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कैसे करना आपको क्लियर आ गया समझ में, यही सूत्र में है ना। आपने बाकी इन्वर्स के बारे में पिछली वीडियोस में सीख ही लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी कैसे आप भी को करते हैं वो भी आपने सीख लिया, ठीक है। ये 3 कोटि यानी कि 3 चर वाले रैखिक समीकरणों का आप विधि के द्वारा हल हो गया जिसमें x y z के मान ये निकले, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम 12वें नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी हमारी 3 कोटि के आव्यूह के रूप में हल होगा, यानी कि जो रैखिक समीकरण दिया है 3 चरों में दिया, ठीक है। जस्ट जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, a बराबर निकाल लेते हैं 1 -1 और 1 2 1 -3, ठीक है, 1 1 1 1 1 और 1। b बराबर हमारा कितना है, ये लिखा हुआ है 4 0 2, ठीक है। और x बराबर तो हमें पता ही है 3 4 है तो x y z, ठीक है। अब सूत्र तो यही है ना, x बराबर a इनवर्स b, इसी से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम a इनवर्स ज्ञात करते हैं। a इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट a फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट a के लिए हमें सेकंड फाइंड करना पड़ेगा। तो a1 बराबर निकालते हैं 1 + 1, 1 1 का मतलब इस 1 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, 1 1 -3 और 1, ठीक है। 1 लिया तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ दी, 1 1 -3 और 1, ठीक है। अब ये क्या है, 1 और 1 2 यानी कि समघात है, समघात है तो सिर्फ 1 बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का -3 आएगा तो माइनस का चिन्ह ऑलरेडी, और माइनस का 3 आएगा तो प्लस का 3 यानी कि सिर्फ बचेगा 4। a12 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 1 2 का मतलब इस -1 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो 2 1 -3 और 1 यानी कि -1 लिया, पूरा हमने क्या कर देना है स्तंभ छोड़ देना और पूरी पंक्ति छोड़ देना, तो 2 1 -3 और 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 यानी विषमघात -1, ठीक है। ये दोनों कितना हो जाएगा 2, ये -3 आएगा तो +3 कितना बचेगा -5, ठीक है। इसके बाद 1 3 फाइंड करते हैं, -1 1 + 3 यानी कि इस 1 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 2 1 1 और 1, ठीक है। इसको लेंगे तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे 2 1 1 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 और 3 4 यानी समघात प्लस का 1 बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का 1 यानी कि सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा।
इसके बाद 2 1 फाइंड करते हैं। -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, और 2 1 है हमारा ये 2, तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, वो सॉरी पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ, तो -1 1 1 और 1, -1 1 1 और 1, ठीक है, यानी 2 लिया ना, पूरा पंक्ति पूरे स्तंभ को छोड़ देंगे। 2 और 1 कितना 3, यानी विषम घात -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, ठीक है, इसका -1 हो गया, इन दोनों का भी -1 ही होगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आता है, माइनस माइनस जोड़ के -2 और -1 -2 यानी कि प्लस का 2। 2 2 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, 2 2 कितना ये 1, यानी कि पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 2 2 कितना हो गया 4, समघात यानी कि 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का 1, यानी कितना हो जाएगा 0, यानी कि सिर्फ 0 ही बचेगा। इसके बाद 2 3 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 2 + 3, 2 3 कितना हो गया हमारा -3, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, 1 -1 और 1 1, ठीक है, क्योंकि -3 को लिया तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, 1 -1 1 और 1, ठीक है, ये 2 और 3 5, माइनस का 1 बचेगा क्योंकि विषम घात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का -1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो 2 हुआ, माइनस का 1 है ये, तो माइनस का 2। इसके बाद 3 1 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 3 + 1, ठीक है, 3 1 यानी कि इस 1 की बात हो रही है, तो पूरा स्तंभ छोड़ना पड़ेगा, पूरी पंक्ति, ठीक है, तो -1 1 -1 और 1 1 -3, ठीक है, पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे, -1 और 1 1 -3, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, यानी समघात है, प्लस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में माइनस का 1, यानी कि सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है, बात क्लियर, सिर्फ 2 बचेगा। इसके बाद हम फाइंड करते हैं 3 2, यानी -1 की पावर 3 + 2, ठीक है, 3 2 क्या हमारा ये 1, पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, तो 1 और 2, ठीक है, इसको ले रहे हैं ना, 1 2 1 -3 1 -3, ठीक है, कंफर्म करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि गलती ना हो। पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, 1 2 1 -3, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि माइनस की घात विषम घात है, यानी कि माइनस का 1 निकल आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, इन दोनों का 2 और माइनस का चिन्ह आता है, -5 और माइनस का 1, यानी प्लस का 5 हो जाएगा। अब 3 3 फाइंड करते हैं, तो -1 की पावर 3 + 3, 3 3 क्या है ये हमारा 1, पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति, ठीक है, तो 1 2 -1 और 1, ठीक है, यानी कि इस 1 की बात हो रही है ना 3 3 में, तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति 1 2 -1 और 1, ठीक है। अब ये 3 3 6, यानी समघात है, तो प्लस का 1 बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा -2, जब -2 आएगा तो कितना हो जाएगा +2, यानी कि सिर्फ बचेगा कितना 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, ठीक है, का परिवर्त। अब इसका परिवर्त निकालते हैं, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और 33, ठीक है, फाइंड करते हैं। तो A11 हमारा कितना है 4, 12 कितना है -5, 13 कितना है 1, 21 कितना है 2, 22 कितना है 0, 23 कितना है -2, ठीक है, 31 कितना है 2, 32 हमारा 5 और 33 3, ये निकाल लिया एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड करना पड़ेगा, पहली पंक्ति की सहायता से करेंगे तो 1 लेंगे, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 1 -3 +3, ठीक है, तो +4 बचेगा,
माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1, पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति 2 प्लस का 3, यानी कि क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3। ठीक है, इसके बाद 1 लेंगे, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो 2 माइनस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 1। क्लियर, तो वो कितना निकलेगा ये हमारा 2 माइनस का 1, तो 4 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि 4 5 9 और 1 10। ठीक है, अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट्स का मान कितना है 10, एडजॉइंट कितना है 4 2 2 माइनस का 5 0 5 1 माइनस का 2 और 3। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, इनवर्स का मान निकाल लिया, यानी कि अब इसमें मान रखते हैं ये रहा, यानी कि एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स 1/10 4 2 2 माइनस 5 0 और 5 1 माइनस 2 और 3। और बी हमारा कितना है 4 0 और 2। हल करते हैं, 1/10 का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता अभी नहीं है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 चुको 16 और ये 0 और 2 दूनी 4। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 पंचे 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का 5 दूनी 10। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 एकम 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/10 कितना हो जाएगा 20, ये 10 घट जाएगा तो माइनस का 10 और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारा जो x y और जो z निकला है 1/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बचेगा, -1 और 1, -1 और 1। ठीक है, कंपैरिजन कर देंगे तो x बराबर 2, y बराबर -1 तो z बराबर 1। ये हमने निकाल लिया x y z का मान। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सत्यता भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सत्यता कर लेते हैं, किसी भी समीकरण में निकाल लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। x की जगह पे 2, y की जगह -1 और z की जगह पे 1, यानी 2 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 1 यानी कि इक्वल 4, यानी कि 4 के बराबर आ गया। यानी कि हमने x y z के जो मान निकाले हैं 100% एकदम सही है। ठीक है, तो हमने आपको 2 कोटि वाले यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को अवयव विधि से हल करना बता दिया और 3 चर वाले रैखिक समीकरणों को अवयव विधि से हल करना बता दिया। ठीक है, इतना पर्याप्त है। आप अपने मन से आगे के जो 13वें 14वें नंबर है उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, जब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम 15वें और 16वें नंबर को देखते हैं। बाकी जो सेम टाइप के क्वेश्चन थे अधिकतर हमने उनको छोड़ दिया है। तो 15वें में क्या कह रहा है, एक ए अवयव दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, अगर इस समीकरण निकाय से अगर देखेंगे हम a बराबर तो 2 -3 5 3 2 -4 और 1 1 -2, यानी कि जो a समीकरण निकाय से निकला है वही a दिया हुआ है। तो a इनवर्स कैसे ज्ञात करना है आपने पिछली वीडियोस में पिछले क्वेश्चंस में पढ़ लिया। ठीक है, और इनको किस प्रकार से हल करना इनके बारे में भी हमने पिछली वीडियोस में बता दिया। तो ठीक है, इनको आवश्यकता नहीं है बताने की, आप पहले इसका इनवर्स फाइंड कर लीजिए और इसका a और ये a सेम है तो एक स्टेप आपका बच गया कि इनवर्स इसका निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला a और ये a दोनों के आपस में सेम है। तो आपको सीधे a इनवर्स का b के साथ मल्टीप्लाई करके x y z के मान निकाल देना, सिंपल है, जैसे हमने पीछे किया। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन 16 में कि 4 किलोग्राम प्याज 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये, 2 किलोग्राम प्याज 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है 90 रुपये। इसके बाद 6 किलोग्राम, सोलर टाइप का लग रहा है ये 6 किलोग्राम प्याज 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये। आप विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो हाल में क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, माना
प्याज का प्रति किलोग्राम मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम x रुपए की, और गेहूं का हम मान लेते हैं, गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य मान लेते हैं y रुपये। इसके बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य मान लेते हैं z रुपये। ठीक है ना, तीनों ही चीज़ तो पूछ रहा ना, आप भी विधि से प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ना प्याज का हमें प्रति किलोग्राम पता, ना गेहूं का, ना चावल का, तो तीनों का एक्स वाई जेड हमने मान लिया। अब पहली कंडीशन पे क्या कह रहा, 4 किलोग्राम प्याज। यार जब 1 किलोग्राम एक्स की तो 4 किलोग्राम 4 एक्स की। गेहूं 1 किलो वाई का है, वाई रुपए का है, तो 3 किलोग्राम 3 वाई का हो जाएगा। और चावल जेड रुपये प्रति किलोग्राम है, और 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा 2 जेड, यानी कि ओवरऑल रुपए कितना हो रहा है 60 रुपये। पहली कंडीशन। इसी प्रकार से दूसरे वाले से बन जाएगा 2x 4y 6z। ठीक है, ये टोटल ओवरऑल कितना बन जा रहा है 90 रुपये। ठीक है, और ऐसी तीसरी कंडीशन में 6 किलोग्राम प्याज है, ठीक है, और 2 किलोग्राम गेहूं यानी कि 2y, और 3 किलोग्राम चावल यानी कि 3z। ओवरऑल कितने का 70 रुपये। तो देखिए तीनों कंडीशन के हमने तीनों समीकरण बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आप भी विधि से कैसा हल करना है तो आपने अभी पढ़ ही लिया कि 3 चर इसमें हैं। 3 चर वाले रैखिक समीकरणों को आप भी विधि से हम कैसे हल करते हैं तो आपने पिछले क्वेश्चंस में इनका अध्ययन कर लिया, और आपको वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही हल कर देना। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान निकल आएंगे। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 4.6 होती है समाप्त। जितने आवश्यक सवाल थे हमने आपको करा दिए, बाकी क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं आप अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।